आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्ट इन एजुकेशन यानी शिक्षा में कला या कला शिक्षा कह लीजिए। इसका यूनिट 1 जिसका नाम है कला और शिक्षा में कला की समझ। यानी ये पूरी यूनिट जो है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है कि आर्ट क्या होता है और एजुकेशन से आर्ट कैसे रिलेटेड है। इन दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम कला देख लेंगे कि कला क्या होती है, आर्ट क्या होता है। तो आर्ट क्या है? आर्ट एक तरह से रचना है, सृजन है या निर्माण कह लीजिए। क्या होता है आर्ट? किसी भी चीज़ को बनाना या फिर रचना या सृजन करना, या अपने दिमाग में जैसे हमने कोई पंक्ति सोची तो वो भी एक तरह से क्या है, कला ही है, सृजन ही है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी वस्तु का ही निर्माण करेंगे। कोई विचार हमारे मस्तिष्क में आ सकता है, कोई अच्छी बात आ सकती है, तो वो भी एक तरह से कला का ही पार्ट होगा। और क्या है कला? जीवन को सुखमय बनाने हेतु कलाओं का महत्व। जीवन को सुखद बनाने के लिए कलाओं का महत्व होता है। यानी जो कला है वो हमारी लाइफ को इंजॉयफुल बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। और साहित्य, संगीत, नृत्य, वाद्य, नाट्य, ये सभी क्या है, कलाएं हैं। और जो इनको बखूबी करता है उसे हम क्या कहते हैं? कलाकार कहते हैं। इसके अलावा कला वह मानवीय कृति जो उसके जीवन में सौंदर्य और आनंद की अनुभूति जागृत करता है। यानी ऐसी कोई चीज़ जिसको करने के बाद एस्थेटिक जो है यानी सौंदर्य आए और खुशी मिले, आनंद मिले, उसे ही हम कहते हैं कला। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर छिपे भावों को अभिव्यक्त करता है। कई बार क्या होता है कि एक इंसान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, लेकिन उसको मीडियम नहीं मिलता उसको अभिव्यक्त करने का। तो जो कला होती है, आर्ट होती है, वो एक मीडियम बन जाती है जिसके माध्यम से इंसान अपने अंदर की जो विचार है या जो अच्छी चीज़ है या जो टैलेंट है वो बाहर निकालता है। चाहे वो पेंटिंग करके निकाले, चाहे वो अच्छी कविता सुना सकता है, गाना गा सकता है, डांस कर सकता है, परफॉर्मेंस कर सकता है, एनीथिंग जिसे देखकर सुंदरता का एहसास हो और खुशी मिले, वो होती है कला। तो मैथिली शरण गुप्त जो है हमारे इंडियन फिलोसोफर, इन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन भी दी है कला की। और ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। मतलब जो बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है खुद को, वही ये आर्ट है। कहते हैं ना, हर चीज़ आर्ट है। जैसे कोई अच्छी सी कविता सुनाए तो हम कहते हैं यार कविता सुनाना भी एक कला है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जब हम खुद को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं वही हमारी कला होती है, जो कि अपूर्ण कला की पूर्ति है। मतलब कला तभी पूर्ण मानी जाती है जब वो खुद को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाती है। इसके अलावा कला शिक्षा क्या है, या फिर कह लीजिए कला में शिक्षण या शिक्षा में कला क्या है, तो इन दोनों को जोड़ के बताना है आपको कि कला शिक्षा का एक माध्यम या फिर साधन है। कला जो है, जो आर्ट हम जिसके बारे में बात करें वो क्या है, एक तरह से मीडियम है किसका? एजुकेशन का। तो इस मीडियम से क्या होता है, एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने में भी कला जो होती है वो सहायक होती है। अगर आपने शिक्षा के उद्देश्य पढ़े होंगे तो वहाँ भी पढ़ा होगा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास है, और कला का भी सेम ही उद्देश्य है। तो दोनों में बिल्कुल ही डायरेक्ट रिलेशन बनता है। कला जीवन और जीवन शिक्षा से जुड़ी हुई है। कला जो है वो लाइफ से जुड़ी हुई है और लाइफ जुड़ी हुई है शिक्षा से। तो ये तीनों ही आपस में गुथे हुए हैं। कला के अभाव में शिक्षा अपूर्ण मानी जाती है। अगर शिक्षा दे दी बच्चे को लेकिन उसके पास माध्यम ही नहीं है कि वो शिक्षा को कैसे अभिव्यक्त करे, या फिर ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसके माध्यम से बच्चा खुद को अभिव्यक्त ही नहीं कर पा रहा है, तो वो शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए कला के बिना शिक्षा को अधूरा माना जाता है। संस्कृति और सौंदर्य विषय शिक्षा के क्षेत्र की आवश्यकता है। संस्कृति और सौंदर्य ये दोनों ही कला से अभिव्यक्त हो सकते हैं, और इन दोनों के बिना ही शिक्षा जो है वो अपूर्ण मानी जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कला शिक्षा आपस में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर आपको उदाहरण लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि जो सिलेबस होता है या फिर करिकुलम तैयार किया जाता है उसमें सत्र के दौरान कला से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। जैसे आपने भी अपने टाइम पे किया होगा, और यदि आप टीचर हैं तो आप भी बच्चों से करवाते होंगे। जैसे चित्रकला करवा ली, काव्य पाठ, नाटक मंचन, ऐसे प्रोग्राम जो स्कूल या फिर क्लासेस में चलते ही रहते हैं। तो ये एक तरह से कला का समावेशन है शिक्षा के अंदर।
अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र या फिर सौंदर्य की समझ और इसके शैक्षिक उपयोगिता, यानी सौंदर्य की समझ क्या है और शिक्षा में इसका क्या रोल है, बेसिकली ये आपको बताना है। तो कला में जो सौंदर्य शास्त्र है वो क्या है, एक प्रकार का भाव। अगर आप कहेंगे सुंदरता, तो अगर हम इसकी संज्ञा की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा होती है जिसको हम महसूस करते हैं या फिर देखकर हमारे मन के अंदर उभरता है। तो ये एक तरह से भाव है, सुंदरता जो है वो भाव है। किसी चीज़ को देखकर हमें सुंदर लगता है, ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति को वो चीज़ सुंदर लगे। तो अगर मेरे अंदर भाव आ रहा है किसी चीज़ को देखकर तो वो चीज़ मेरे लिए सुंदर होगी। अगर आपको कोई और चीज़ देखकर भाव आ रहा है तो आपके लिए वो चीज़ सुंदर होगी। तो ये एक प्रकार का भाव है जो विभिन्न हो सकती है लोगों के लिए। ये क्या होता है, आंतरिक सौंदर्य यानी कि वैचारिक अवस्था होती है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ सामने से सुंदर दिख रही है कि मतलब कोई मेकअप वेकअप करके आ रही है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, ये वो वाली सुंदरता नहीं है। एक्चुअली ये आंतरिक सुंदरता है कि यदि कोई बाहर से सुंदर नहीं है फिर भी अगर आप उससे बात करते हैं और आपको अच्छा लगता है तो फिर ये क्या है, आपको उसके विचार अच्छे लगते हैं, वो उसकी वैचारिक अवस्था आपको अच्छी लगती है। तो ये है आपका सौंदर्य जो आप आंतरिक रूप से देख पाते हैं। और इसमें जो रोल होता है छोटे बच्चों के लिए तो खासकर बाहरी सौंदर्य यानी बाह्य सौंदर्य अभी रोल होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं विद्यालय, अगर विद्यालय बहुत सुंदर हो, उसकी दीवारें कलरफुल हो और मतलब बहुत सारे डिज़ाइन हो, कार्टून से भरा हुआ हो, साथ ही साथ एजुकेशन रिलेटेड अ से अनार वर्णमाला लिखी हुई है, बहुत ही सुंदर सुंदर दीवारें हैं, मेज बहुत अच्छी हैं वहाँ की, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है देखने में और आने में विद्यालय, किताबें इतनी कलरफुल है, उसमें चित्रकलाएं हैं बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं। तो बाह्य सौंदर्य भी मायने रखता है यहाँ पर, और ये विभिन्नता पर आधारित होती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ सभी को सुंदर लगेगी। तो अपने अंदर वो भाव जागृत करना कि हम किसी भी चीज़ की अच्छाई को देख सकें और आगे बढ़ें, ये आपका जो है सौंदर्य के भाव को समझने की एक प्रक्रिया होती है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डॉक्टर रामजसन पांडे ने डेफिनेशन दी है, बहुत ही ईजी है कि पूर्ण सौंदर्य दर्शन के लिए वस्तु एवं अनुभूति का सद्भाव सर्वथा आवश्यक है। यानी यदि आप किसी चीज़ को पूर्णता से समझना चाहते हैं, उसकी पूर्ण सुंदरता को जानना चाहते हैं, तो दर्शन के लिए वस्तु एवं अनुभूति, चीज़ और फिर उसको अनुभव करना, दोनों ही चीज़ों को मिलाकर आप समझेंगे। मतलब आवश्यकता है इन दोनों को ही समझने की। अब इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, सुंदरता को समझने से बच्चे को पढ़ाई में कैसे फ़ायदा होगा, ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। तो पहली चीज़, ये अन्य विषयों के साथ एकीकरण करके पढ़ना। जब बच्चे को सुंदरता का भाव समझ में आएगा तो वो एक ही सब्जेक्ट में नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट में भी फोकस करेगा, एकीकरण करेगा। मान लीजिए उसने आर्ट एजुकेशन में कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, कुछ चित्र बनाया, तो अदर सब्जेक्ट में जो चित्र हैं वो उसको भी अट्रैक्ट करेंगे वो वाले चित्र, और वहाँ भी वो इंटीग्रेट कर पाएगा। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा यदि उसको कक्षा सुंदर मिलती है, विद्यालय सुंदर मिलता है, मेज कुर्सियाँ, बाहर जो सौंदर्य है और उसको अच्छा लगता है, तो फिर एक पॉजिटिव माहौल जो है क्लासरूम का वो डेवलप होता है। स्वयं की अभिव्यक्ति में सहायक, खुद को भी वो अभिव्यक्त कर पाएगा, क्योंकि जब हम सामने सुंदरता देखते हैं तो अपने अंदर की सुंदरता भी बाहर आती है, मतलब पॉजिटिव सी वाइब्स आती है वहाँ पे। अन्य अच्छे कार्यों को सराहना, यदि कोई और अच्छा काम करता है और उसे फिर वो अगर कोई और अच्छा काम करेगा तो बच्चा ना फील कर पाएगा कि हाँ उसने अच्छा किया, उसने नैतिक काम किया, तो फिर उसकी सराहना भी कर पाएगा। ईर्ष्या जैसे भाव उसके अंदर से कम होने लगेंगे जब सौंदर्य वाले भाव बच्चे के अंदर डेवलप होंगे। फिर आता है सृजनात्मक चिंतन, जितना ज़्यादा सुंदरता वो देखेगा समझेगा उतना ही सृजनशील वो अंदर से बनेगा। तो ये शैक्षिक उपयोगिता सौंदर्य शास्त्र की बच्चों के लिए हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कला का शिक्षण शास्त्र के रूप में विकास, कि जो कला है हमारी उसको हम पेडागोजी के तौर पर कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह की आर्ट आती है, एक होती है विजुअल आर्ट, एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट। कोई नई चीज़ नहीं है आपकी, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था। अगर आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे आर्ट एजुकेशन और वर्क एजुकेशन का, तो आपको ना 50-60% ना बिल्कुल सिमिलर चीज़ मिल जाएगी। तो ये वही चीज़ें आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। दृश्य कलाएं यानी विजुअल आर्ट क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, दृश्य यानी जिसको देखा जा सके। तो नेत्र से संबंधित है ये, जिन्हें हम देख सकते हैं सामने से।
अब देख तो बहुत कुछ सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा, अभी और आप डीपली इसको समझेंगे। इन कलाओं को हम चाक्षुष कलाएं भी कहते हैं। चक्षु यानी हमारे नेत्रों से रिलेटेड है ये, इसलिए इसके अंदर आती है चित्रकला, स्थापत्य, मूर्ति कलाएं। जो भी चित्रकला बनाई किसी ने, कोई मूर्ति है या फिर कोई बिल्डिंग है, हमने उसको देख लिया और अनुभव और अनुभूति द्वारा इसका संचालन होता है। हम उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं। और दृश्य प्रकृति यानी कि ये दृश्य प्रकृति की होती है, विजुअली इनका नेचर होता है। इसमें फोटोग्राफी, वीडियो, चलचित्र, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसी कलाकृति जो किसी चीज़ पर बनी हो, जैसे हम सामने से देखते हो, वो होती है हमारी दृश्य कलाएं। फिर आती है प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट। अब परफॉर्मिंग आर्ट भी ऐसा नहीं है कि हमें दिखेगी ही नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। इसको हम निष्पादन कला भी कहते हैं या फिर कला प्रदर्शन भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कलाकार होता है और वो अपने शरीर, मुखमंडल, भाव भंगिमा यानी कि एक्सप्रेशन, इन चीज़ों का प्रयोग करके क्या करता है, प्रदर्शन करता है, परफॉर्म करता है। जैसे आपने स्टेज शो वगैरह देखे होंगे, वो होती है परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूल रूप से नृत्य हो सकता है, संगीत हो सकता है, रंगमंच आदि कलाएं शामिल की जा सकती हैं। इसका प्रदर्शन जो करता है उसे हम कहते हैं कलाकार। इसमें क्या क्या हो सकते हैं इसके सब डिविजन्स या फिर इसके पार्ट्स, वो होते हैं नायक हो सकता है, विदूषक, नर्तक, जादूगर, संगीतकार, गायक इत्यादि इत्यादि जो है वो मंचन के लिए ज़रूरी होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर कि पर्दे के पीछे का सहारा लिया जाता है। अब तो खैर नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो ये भी इसका एक विशेषता मानी जा सकती है। तो ये आपकी क्या होती है, प्रदर्शन कला या फिर परफॉर्मिंग आर्ट होती है। तो विद्यालय के क्षेत्र में इनका क्या महत्व है, दोनों का, विजुअल आर्ट और इसका भी क्या महत्व है। पहला कि ये छात्र के मनोवैज्ञानिक विकास में सहायक होते हैं। जब भी बच्चे परफॉर्मिंग या विजुअल आर्ट करते हैं या देखते हैं या किसी भी तरीके से उसमें शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मन है, मन चेतना जो है काम करती है और वो पॉजिटिवली डेवलप होती है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो खुद के अंदर अभी टैलेंट बाहर निकाल पाते हैं। जब वो देखते हैं कि बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, नाटक हो रहा है, तो उसके अंदर भी जो क्वालिटीज़ है वो बाहर आएंगी। चित्र बनाना है, गाना गाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सामाजिक विकास में सहायक एक तरह से, क्योंकि विद्यालय समाज का ही लघु रूप होता है, तो क्या करते हैं बच्चे, जैसे समूह में रहना सीखते हैं, ग्रुप वाइज काम करना। क्योंकि जब भी कोई विजुअल या फिर परफॉर्मिंग आर्ट होती है तो ग्रुप वाइज काम किया जाता है, एक टीम मिलकर काम करती है। तो इस तरीके से सामाजिक विकास भी बच्चे का होता है। नैतिक विकास होता है, इन माध्यमों से बच्चे सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आर्थिक विकास में भी इनके सहायक होता है ये। आगे चल के बच्चा जो है वो अपना व्यवसाय भी चुनने के लिए यहाँ से तैयार हो सकता है। बौद्धिक विकास डेफिनेटली होता है, सृजनात्मकता का विकास। जैसे जैसे इन चीज़ों में बच्चा इन्वॉल्व होता है, नई नई चीज़ें वो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। अतीत को समझने में सहायक, इन दोनों ही आर्ट्स के माध्यम से बच्चा इतिहास को बखूबी समझता है। खाली समय का सदुपयोग कर सकता है बच्चा, कि खाली बैठा हुआ है तो ये नहीं कि फालतू की चीज़ें सोच रहा है, वो क्या कर सकता है, अगर उसके अंदर टैलेंट है या फिर उसका है रुचि, तो वो कविता लिख सकता है, कोई ड्राइंग बना ली, इमेजिनेशन से कुछ बना लिया। तो टाइम जो खाली होता है उस समय उसका दिमाग इन चीज़ों में चलेगा। सौंदर्य को समझने में सहायक होता है। जीवन में मूल्यांकन कर पाता है कि क्या चीज़ें सही थी उसने अपनी लाइफ में, क्या गलत की, अब आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें। और अन्य विषयों को भी रुचिकर बना देती हैं ये विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये 10-12 मैंने आपको यहाँ पर महत्व बता दिए। आप इनमें से नंबर के अकॉर्डिंग पेपर में आंसर्स लिख के आएंगे। अब आता है कला एकीकृत शिक्षण, यानी आर्ट को इंटीग्रेट करना शिक्षण में, यानी कि पढ़ने पढ़ाने में। तो क्या होता है ये इंटीग्रेट करना, तो सीधा सा मतलब है कि कला के द्वारा किसी विशिष्ट विद्यालय के वातावरण को आकर्षक और मनमोहक बनाया जा सकता है। यानी जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं हम आर्ट को इंटीग्रेट करके, जोड़ के। वातावरण को आकर्षक बनाया जा सकता है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय में सुबह सुबह प्रार्थना होती है, समूह गान होता है, प्रभु वंदना करते हैं बच्चे, समाचार वाचन होता है, कविता पाठ इत्यादि इत्यादि जो गतिविधियाँ कराई जाती हैं, ये क्या है, कला की ही तो गतिविधियाँ हैं। और इनसे क्या होता है, विद्यालय का जो वातावरण होता है वही आकर्षक बनता है। इसमें हम और क्या करते हैं, नक्शे, चित्र, सूक्तियाँ, इन सबको प्रयोग करके क्या करते हैं, अन्य विषयों को भी रुचिकर, सरल और स्पष्ट बना देते हैं। तो आर्ट को
मतलब पूरी शिक्षण, चाहे वो असेंबली हो चाहे क्लास में पढ़ाना हो, हर जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट यानी कि जोड़ सकते हैं और हेल्प लेकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है, क्यों हम करें इंटीग्रेट, आर्ट को क्यों जोड़ें हम अन्य विषयों से या विद्यालय से या शिक्षण अधिगम प्रणाली से, क्योंकि ये सृजनशीलता का विकास करता है। दूसरी बात, ये आत्म अभिव्यक्ति का विकास करता है। जैसा कि हमने ऊपर जो महत्व पढ़े ना आर्ट और विजुअल के, सेम वही पॉइंट यहाँ आने हैं, क्योंकि ये भी वही चीज़ है। फिर शारीरिक और मानसिक विकास करता है, व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करता है, हमने ऊपर ही पढ़ा, नैतिकता आती है उसके अंदर, भावात्मक विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होगा, सौंदर्य अनुभूति कर पाएगा बच्चा, प्राचीन संस्कृति और इतिहास को समझ पाएगा, सामाजिक संस्कृति का विकास होगा उसका, और कर्तव्य परायणता यानी जो उसका कर्तव्य है वो उसके प्रति क्या होगा, निष्ठावान बनेगा। तो वही पॉइंट्स यहाँ पर है, बस आपको लिख देना है। दोनों एक साथ तो नहीं ही आएंगे, और आ भी रहे तो आपको सेम पॉइंट्स ही लिख के आने हैं। नेक्स्ट है आपका कला शिक्षा में शैक्षणिक विचारक भारतीय और विदेशी, यानी कला से रिलेटेड जितने भी हमारे थिंकर्स हुए हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो, उनके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस में जितने भी नाम दिए गए हैं मैं उन सबके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दूँगी। बाकी जब आप आंसर लिखेंगे तो आपके लिए 2 या 3 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, वो भी ऑप्शन में आएंगे। तो आप 2-4 ज़रूर तैयार करके जाएं, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो तैयार करके जाएं, ताकि वहाँ जाकर पूरा ब्लैंक ना हो और थोड़ा बहुत तो लिख कर आएँ। और बना कर तो आप काफ़ी कुछ लिख ही आएंगे। तो पहले जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म हुआ था 1861 में और मृत्यु हुई थी 1941 में। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, कलकत्ता में। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और माताजी थी शारदा देवी। इन्होंने पढ़ाई जो है अपनी वो बैरिस्टर की थी, और जो शुरुआती इनकी शिक्षा थी वो कलकत्ता में ही पास के विद्यालय से हुई थी। साहित्यिक पत्रिकाओं में इन्होंने प्रकाशन का काफ़ी कार्य किया था, और 8 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कविता लिख डाली थी। मतलब इनका जो क्षेत्र है वो कविता कहानियों का है, और ये कविता, छंद और भाषा का इनके अंदर जो प्रतिभा है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इनका जो एक महान आप कह लीजिए रचना है गीतांजलि, जिसको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं, पूर्वी प्रवाहिन, महुआ, कर्णिका, क्षणिका, तो ये 2-4 रचनाएं आप जरूर याद कर लें। और जब आप इसका आंसर लिखेंगे ना, तो जैसे आप रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं तो पहले उनका नाम लिखेंगे, फिर जीवन परिचय जिसमें आप इनकी जीवन मृत्यु कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें लिख देंगे, और उसके बाद उनका क्षेत्र क्या है, किन चीज़ों में उन्होंने काम किया, और फिर लास्ट में आप लिख के आएंगे उनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो इस तरीके से आपका जो ये आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है देवी प्रसाद, जो कि 1921 में इनका जन्म हुआ और 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो भारतीय कलाकार और शांति कार्यकर्ता है। ये सोशल वर्कर भी रहे हैं और साथ ही साथ कलाकार भी। इन्होंने क्या किया है कि कुम्हार, ये मतलब इनके अंदर काफ़ी मतलब मल्टी टैलेंटेड थे ये। इन्होंने कुम्हार, चित्रकार, डिज़ाइनर, फोटोग्राफर और ये कला के शिक्षक भी रहे हैं। काफ़ी दयालु और गहरी सोच वाले व्यक्ति थे ये। और दिल्ली में इन्होंने अपना स्टूडियो 2003 या 4 में खोला था, एक साल के अंदर। और लंदन कार्यालय में भी इन्होंने 1962 से 72 तक काम किया था। नेक्स्ट है हमारे इलियट एस्नेर, ये हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। इनकी अगर हम बात करें तो 1933 में इनका जन्म हुआ था शिकागो में, और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में ये कला व शिक्षा के प्रोफेसर रहे हैं, और शिकागो विश्वविद्यालय में ही इन्होंने अपनी पीएचडी की थी 1962 में। ये अनुशासन आधारित कला शिक्षा के समर्थन थे कि डिसिप्लिन से बच्चों को आर्ट जो है वो हर विद्यालय में सिखाना चाहिए। और ये अमेरिकी शैक्षणिक अनुसंधान संघ, नेशनल आर्ट एजुकेशन एसोसिएशन, नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन फॉर आर्ट और ऐसे कई व्यवसायिक संगठनों के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और पार्किंसंस रोग की जटिलताओं के कारण 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है हमारे विक्टर लेवनफेल्ड, इनकी बात करेंगे। पेंसिल्वेनिया में राज्य विश्वविद्यालय में कला शिक्षा के ये प्रोफेसर रहे। छोटी ही उम्र में इन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, यानी कि जो इनका क्षेत्र है वो थोड़ा संगीत से रिलेटेड है। और क्योंकि छोटी उम्र में ही इन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया और संगीत से जुड़ रहे, तो इनको जिप्सी नाम से भी बुलाया जाता था। दृश्य और प्रदर्शन कला में इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, और इनकी जो पुस्तक है वो रचनात्मक और मानसिक विकास, बहुत ही प्रभावशाली पाठ्य पुस्तक है। द लेनेफेल्ड स्मारक संग्रह जो है वो भी इनकी
उपलब्धियों को याद करके बनाया गया। फिर आते हैं जॉन डेवी, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। 1859 में इनका जन्म हुआ था, अमेरिका के ये हैं, और 1952 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अमेरिकी दार्शनिक हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं और शैक्षिक सुधारक भी हैं। इनका जो है कई विषयों पर पकड़ थी इनकी, कई विषयों पर इन्होंने लिखा है, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी, तत्व मीमांसा, सौंदर्य शास्त्र, कला, तर्क, सामाजिक सिद्धांत इत्यादि। 700 से अधिक लेख और 40 से अधिक किताबें ये लिख चुके हैं। मृत्यु उपरांत सम्मान में इनके 30 टिकट जो डाक टिकट होती है ना, वो जारी की गई थी इनकी मृत्यु जब हो रही थी तो। और इनकी जो पुस्तकें हैं मेन, वो ज़रूर आप याद करके जाएं। पहली द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड करिकुलम, हाउ वी थिंक, तो ये स्कूल ऑफ टुमारो, तो ये सारी किताबें आप ज़रूर 2-4 लिख के आएँ पेपर में और उसको हाईलाइट करके आएँ। फिर आते हैं हमारे लास्ट, हावर्ड गार्डनर, ज़रूर नाम सुना होगा, ये पहले भी आ चुका है, आपका साइकोलॉजी में भी आया था जब आपने IQ वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो 1943 में पेंसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ था और 8 प्रकार के बुद्धिवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि इन्होंने 8 तरह के जो होते हैं बुद्धि, उसका बताया था। और इन्होंने ये कहा था कि कोई भी बच्चा जो होता है ना, बुद्धिहीन नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, क्योंकि 8 तरह की बुद्धियां हैं। तो हर बच्चे में इन 8 में से कोई ना कोई बुद्धि होती है, या फिर 2-4 बुद्धियों का रेशियो होता है, मतलब कोई बच्चा बुद्धिहीन नहीं होता, ये कहते हैं। और 8 जो बुद्धि इन्होंने बताए थे, अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो साइकोलॉजी में पढ़िएगा, वहाँ पर है। जिनमें से कुछ मैं बता देती हूँ, जैसे संगीत से रिलेटेड बुद्धि था एक, जो जिसके अंदर ये वाला होगा वो संगीतकार बन सकता है, ठीक है। एक था स्पेशल, यानी जिसको स्थान की समझ होती है तो वो आर्किटेक्चर वगैरह बन जाता है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी था, मतलब हर फील्ड से रिलेटेड इन्होंने बुद्धि वहाँ पर दी थी। और बुद्धि के परीक्षण क्षेत्र में इन्होंने अपना काम किया था बेसिकली। 1981 में मैकआर्थर पुरस्कार फेलोशिप इनको मिला। ये पहले अमेरिकी थे जिन्हें शिक्षा में लुइसविल ग्रेवेमेयर पुरस्कार मिला था। और 2015 में शिक्षा में ब्रॉड इंटरनेशनल प्राइज़ भी इनको मिला। तो ये जो कुछ प्राइजेज़ हैं, इनके सम्मान जो हैं, ये ज़रूर आप याद करें और एग्ज़ाम में लिख के आएँ। तो ये थे आपके यूनिट 1 और सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। और ये जो थिंकर्स वगैरह हैं, मैं तो यही कहूँगी आप सारे तैयार करके जाएं और पेपर में आपको जो लगे, सुटेबल लगे, जो आपकी अंतरात्मा कहे कि जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, खूब लिख कर आएँ भर भर के। और इन पॉइंट्स को ज़रूर शामिल करें जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि इनके बिना फिर आपका आंसर जो है वो अधूरा हो जाएगा। और बड़ा करने के लिए इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, इलैबोरेट करें।